हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे बिशन सिंह बेदी, उनका निधन हो गया है, उनके बारे में डिटेल जानेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो। रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट उद्भव उसको लॉन्च किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नौसेना को एक नया युद्धपोत इम्फाल मिला है, क्या खासियत है और किस प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ है, ये जानेंगे। अरब सागर में जो चक्रवात बना तेज, वो कहाँ टकराया, किस देश से, ये चर्चा करेंगे। और बंगाल की खाड़ी में भी एक और चक्रवात है, हामून नाम है उसका, तो वो टकराने वाला है बांग्लादेश से, तो उस पर चर्चा करेंगे। ओके, और भी कई टॉपिक है, कई मुद्दे हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पसंद आए तो लाइक बटन जरूर बताना और शेयर कर दीजिएगा तमाम दोस्तों को, मित्रों को। तो पहला क्वेश्चन होगा, बिशन सिंह बेदी, उनका निधन हो गया 23 अक्टूबर 2023 को, तो वह किस खेल के कप्तान रह चुके थे? किस खेल के बेहतरीन प्लेयर थे और कप्तान भी रह चुके थे? आंसर होगा क्रिकेट। मुझे लगता है सबको पता होगा उनके बारे में। तो 23 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। 77 ईयर की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका जन्म हुआ था अमृतसर में 25 सितंबर 1946 को, 1946 को। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे और जो स्पिनरों की जो स्वर्णिम चौकड़ी थी उसके वो हिस्सा थे। उनके अलावा जैसे इरापल्ली प्रसन्ना, भागवत चंद्रशेखर, श्रीनिवास, तो वो सब थे। और 1966 से लेकर 1978 के बीच में लगभग एक दशक से अधिक समय तक जो भारतीय गेंदबाजी की जो इकाई थी उसके एक प्रमुख स्तंभ थे वो। उनके बारे में और कुछ बात कर लें। देखिए, टोटल टेस्ट मैच उन्होंने 67 खेले थे और इस दौरान 266 यानी 266 विकेट लिए। 30 अगस्त 1979 यानी 1979 को बिशन सिंह बेदी ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। ओके, और अगर बात करेंगे कि टेस्ट मैचों में कितने टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी की, तो 22 टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी की थी। और वनडे क्रिकेट की बात करेंगे तो 4 वनडे क्रिकेट में उन्होंने कप्तानी की थी। ठीक है, टोटल मैच उन्होंने वनडे के 7 खेले थे, टेस्ट के टोटल 69 खेले थे। ओके, फर्स्ट क्लास मैच टोटल 370 खेले थे उन्होंने। तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन, उनका निधन हो गया। एग्जामिनेशन में इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये बताया मैंने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया है, क्या उद्देश्य है इसका? तो आंसर होगा इसका, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र में एकीकृत करना। मतलब कि जो आधुनिक जो मिलिट्री एजुकेशन है और जो प्राचीन मिलिट्री एजुकेशन था भारत का अपना, तो उसको मिलाना, उसको एक साथ रखना और कुछ बेहतर करके दिखाना। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और उप प्रमुख की मौजूदगी में 21 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, ये जब लॉन्चिंग हो रही थी उस वक्त का ये फोटोग्राफ है। और एक और बात बताऊं कि इसको यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी USI, ओके, तो उसके सहयोग से ये चलाया जाएगा। USI जो है वो एक थिंक टैंक है। तो प्रोजेक्ट उद्भव वो भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, इन सब के द्वारा चलाया जाएगा। और युद्ध कला, कूटनीति, इन सब का जो प्राचीन जो भारतीय ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई है, जो विरासत है, उसको ढूंढा जाएगा और उसको एक तरह से कनेक्ट किया जाएगा, उससे कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से भारतीयकरण को बढ़ावा देने की एक सरकारी पहल ये शुरू हुई है। ओके, तो यहाँ बात कर लें तमाम सेनाओं की। तो थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। और वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल, या कहें यार्ड 12706, उसे इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है? इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। आंसर होगा प्रोजेक्ट 15B। इसके तहत ये बना हुआ है। अत्याधुनिक यानी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी
पर आधारित है ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल। स्टेल्थ का मतलब ये हुआ कि रडार जो है ना उसको बहुत आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। कहाँ पर निर्माण हुआ इसका? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में हुआ। तो 20 अक्टूबर को भारतीय नौसेना को इसे सौंप दिया गया। और बताऊं आपको कि इम्फाल जो है वो प्रोजेक्ट 15B का तीसरा जहाज़ है। इस इम्फाल के बारे में और जान ले। निर्माण तो जैसे मैंने पहले बताया मझगांव डॉक यार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है, और भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो तो उसने इसको डिज़ाइन किया। इसका डिस्प्लेसमेंट 7,400 टन है। पानी की बात हो रही। अधिकतम जो स्पीड है वो 30 नॉटिकल्स है नॉट, और इसमें 75% स्वदेशी उपकरण सामान लगे हुए हैं। मध्यम दूरी की सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल से ये लैस है। जैसे ब्रह्मोस उसको भी इसमें तैनात किया गया है। इसके अलावा स्वदेशी टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, ठीक, बहुत सारे स्वदेशी हथियार इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो बार बार बात हो रही है इस डिस्ट्रॉयर के बारे में कि हम ये डिस्ट्रॉयर क्यों कह रहे हैं, वॉरशिप को वॉरशिप तो कह रहे हैं लेकिन डिस्ट्रॉयर भी क्यों कह रहे हैं। देखिए इसको समझना ज़रूरी है। क्या आपको मैं बताऊं, देखिए जो वॉरशिप होता है ना वो कई तरीके के होते हैं। एक सबसे छोटा जो युद्धपोत होता है वॉरशिप वो कॉर्वेट होता है। उससे बड़ा फ्रिगेट होता है, उसमें सुपरसोनिक मिसाइल वगैरह लैस होती हैं। उससे बड़ा ये डिस्ट्रॉयर होता है, हिंदी में विध्वंसक कहेंगे इसे। और ये फ्रिगेट के मुकाबले डिस्ट्रॉयर जो है लगभग 1.5 गुना बड़ा होता है। और उससे भी बड़ा सबसे बड़ा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, तो ये चलता फिरता एयर स्ट्रिप होता है। तो ये वाला जो है ना जो इम्फाल है जिसका युद्धपोत वो डिस्ट्रॉयर है, विध्वंसक है, और ये अच्छा खासा ये बड़ा ये युद्धपोत है। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 15B के बारे में। तो देखिए ये तो तीसरा ये युद्धपोत है इम्फाल, जो कि आगे आने वाले वक्त में INS इम्फाल कहा जाएगा। सबसे पहला था विशाखापत्तनम, दूसरा मोरमुगांव, तीसरा ये इम्फाल है, चौथा सूरत है। 4 टोटल होने हैं प्रोजेक्ट 15B के तहत। उसके तहत वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार किया जा रहा है। इसकी क्वालिटी अमेरिका यूरोप के जो नामी शिप बिल्डर्स हैं मतलब उसके टक्कर का है ये। अगर इसके इतिहास में जाएं हम, जैसे पहले तो प्रोजेक्ट 15 शुरू हुआ था, फिर A, B ये सब चालू हुआ। देखिए हुआ क्या, शुरुआत में हम लोग सोवियत मूल के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर खरीदते थे। उसके बाद नौसेना ने सोचा क्यों ना हम स्वदेशी डिज़ाइन ही तैयार करें। फिर प्रोजेक्ट 15 तैयार हुआ, फिर 15B अब देख रहे हैं हम। तो 4 जहाज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट 2011 में दिया गया था, और ये सब जो डिस्ट्रॉयर हैं वो सब नेवी को मिल रहे हैं लगातार। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान तेज किस देश से टकराया है? वो आंसर होगा यमन। यमन से टकरा है। हालांकि कुछ हिस्सा ओमान पे भी गया है। ठीक है, तो आप ये मैप देख लीजिए, और यहाँ यमन में इसकी टक्कर हुई है। ठीक है, चक्रवात का नाम जो तेज है वो भारत ने ही रखा था, और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने इसको अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में घोषित किया हुआ था। तो 23-24 अक्टूबर की देर रात को ये यमन से टकराया है। ये ओमान पे भी इसका असर हुआ है। तो यमन तो देख रहे हैं आप यहाँ पर है, इसको ठीक से एक बार मैप के ज़रिए भी समझ लेते हैं। प्यारा भारत रहा, और ये पश्चिम एशिया है, या फिर कहें मिडिल ईस्ट, अंग्रेज और अमेरिका वगैरह ये मिडिल ईस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, हमारी तरफ से ये पश्चिम एशिया है। तो वहीं पर यहाँ वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप ये यमन है। तो ये जो तेज नाम का तूफ़ान है वो इधर से बना और यहाँ पर इस जगह टकराया है। क्योंकि इसका बहुत विशाल आकार होता है तूफ़ान का, तो ये तकरीबन इतने इलाके के यानी ओमान और यमन दोनों को इसने इफ़ेक्ट किया है यहाँ पर। तो यमन की भी बात कर लें। यमन में इस वक्त गृह युद्ध चल रहा है, यानी सिविल वॉर चल रहा है।
यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं माइन अब्दुल मलिक सईद। लगभग आधे देश पर विद्रोहियों का कब्जा है और वो लोग मोइन को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते हैं, डिस्प्यूटेड ये पद है। राजधानी इसकी अदन है और मुद्रा यमनी रियाल है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हामून किस देश ने रखा है? आंसर होगा ईरान ने रखा है। ठीक है, अरब सागर में ये साइक्लोन तैयार हुआ है। एक साइक्लोन तो तेज है जो कि यहाँ टकरा गया यमन से, ठीक है, और दूसरा साइक्लोन यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वो अभी चल रहा है और वो आगे बढ़कर ये बांग्लादेश में इसकी टक्कर होने वाली है। और इस तूफ़ान का जो नाम है ना हामून, उसने ईरान ने ये नाम रखा है। और चक्रवात के जो संभावित खतरे हैं उसको देखते हुए ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उसके जो कोस्टल एरिया हैं उन सब को काफ़ी बड़े इलाके को खाली करने का आदेश दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये धीरे धीरे इधर से लेकर और भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके की ओर बढ़ रहा है। ये पश्चिम बंगाल होते हुए आगे बढ़ेगा और उम्मीद ये है कि 25 अक्टूबर की शाम के आसपास ये बांग्लादेश के चटगांव के आसपास इसकी टक्कर होगी ज़मीन से। भारत से इसके टकराने की आशंका नहीं है, लेकिन ये आशंका है कि उसकी वजह से पूरा इधर का जो इलाके का जो मौसम है ना वो थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाएगा। और ख़ास तौर पर ये पूर्वोत्तर का जो इलाका है, चूँकि ये यहाँ से इधर आगे बढ़ेगा तो उसकी वजह से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी बात कि हिंद महासागर में तूफ़ान के नाम कैसे तय होते हैं? तो ये 13 देश हिंद महासागर क्षेत्र के वो चक्रवाती तूफ़ानों के नाम तय करते हैं और इन देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल हैं। तो 13 देश जो है ना वो नामों की पहले ही लिस्ट बना कर रखते हैं और जैसे ही चक्रवात तूफ़ान आता है तो ये नाम पहले से डाल दिया जाता है कि इस नाम से हम अगले तूफ़ान को जानेंगे। जैसे तेज, वो इंडिया ने नाम दिया था। अब हामून, ये ईरान ने नाम दिया हुआ है। तेज जो है वो कहाँ पर आया था? तो अरब सागर में। और हामून जो है वो बंगाल की खाड़ी में आया है तूफ़ान। ओके, तो इस नाम से होता ये है ना कि चक्रवात के नाम एक बार जान गए तो हमें पहचानना आसान होता है, उसके बारे में बात करना आसान होता है। एक साथ दो तूफ़ान आ गए हैं, अगर हम तूफ़ान कहेंगे तो इसकी बात करेंगे, लोग समझेंगे उसकी। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट है। और ये जो नाम रखने की व्यवस्था है वो संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन में बना हुआ है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात ये है। अब सवाल है कि चक्रवाती तूफ़ान बनते कैसे हैं? देखिए, जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो चक्रवाती तूफ़ान उठता है। अब सवाल होगा कि समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र क्या होता है और कैसे बनता है? इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। देखिए, इसको आसान शब्दों में कहें कि जब समुद्र का तापमान बढ़ता है या कहें समुद्र गर्म होने लगता है तो उस गर्मी से हवा ऊपर उठती है और एक वैक्यूम सा बनता है और फिर उस जगह को लेने के लिए आसपास से चारों तरफ से हवा दौड़ती है और इसे कम दबाव का क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि समुद्र बहुत विशाल होते हैं इसलिए ये प्रक्रिया बहुत विशाल होती है, बड़े पैमाने पर होती है। गर्म हवा ऊपर उठती चली जाती है और बड़े इलाके से हवा आती है, लेकिन उठने वाली जो हवा है वो भी ठंडी हो रही होती है, तो वो भी इधर से नीचे से आने लगती है और ऐसे में वो पूरा चक्रवात बन जाता है, तूफ़ान बन जाता है और एक साइकिल बन जाता है जो घूमता ही रहता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए कि समुद्र जो है ना वो धरती के ग्लोबल वार्मिंग या गर्मी को सोखने में भी बड़ा योगदान करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चक्रवाती तूफ़ान के ज़रिए समुद्र खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। ओके, और अगर हम कहेंगे कि चक्रवाती तूफ़ान से भारत के किन इलाकों में जो है नुकसान होने का खतरा रहता है, तो जितने भी कोस्टल एरिया हैं वो सब पूरे इलाके में ये खतरा रहता है, ये जो देख रहे हैं आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि
जो भी मैंने बोला है उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लेना, फ्री में डेली का वीडियो होता है। और हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो एक मेंबरशिप प्लान है और बहुत मामूली सा प्राइस है इसका। इसके ज़रिए आप अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड और तमाम अन्य एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जैसे क्या क्या है PDF में, तो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये PDF है और MCQ भी अलग है, डिटेल भी अलग है, मतलब कई तरह के आपको PDF मिलेंगे उसमें। ओके, और इतने तरह के एग्जामिनेशन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा आपको तमाम एग्जामिनेशन के लिए, चाहे UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, MPPSC हो, RPSC हो, मतलब SSC हो, और भी कोई एग्जामिनेशन है जैसे UPSSC PET का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसका टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आपके लिए है, देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है? वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ठीक है, देखिए दुनिया भर में 1.5% लोग जो है उन्होंने हकलाने के शिकार हैं और हकलाते हैं, उसकी वजह से कई तरह की मानसिक परेशानियां भी हो जाती हैं, क्योंकि उनको बहुत आदर के साथ कई बार नहीं देखा जाता है, जैसे सामान्य व्यक्ति को जिस नज़र से देखते हैं उस नज़र से नहीं। तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हकलाते जो लोग हैं वो उनकी जो हकलाने की दिक्कत है उससे उनके विचार, उनकी बुद्धि में कोई फ़र्क नहीं होता है। हकलाते हैं तो हमें उनको भी बराबरी के तौर पर देखना चाहिए। और इस दिवस को इंटरनेशनल स्टटरिंग एसोसिएशन वो जो है आयोजित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, IRCTC तो उसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कौन बने हैं? आंसर होगा संजय कुमार जैन। IRCTC यानी भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन निगम यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1999 को, 1999 में। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है यानी PSU है, जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान पान, पर्यटन सुविधाएं ये सब देता है। ठीक है, तो अब संजय कुमार जैन जो हैं वो CMD बना दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान किसे दिया है इस बार? आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। कौन कौन? पंडित अजय चक्रवर्ती, विश्व भारती, इसरो और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इन सबको दिया गया है। न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। तो वहाँ के गवर्नर कौन हैं? CV आनंद बोस, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है अभी हाल ही में, दुर्गा भारत सम्मान। अगर सबके बारे में जाने, आप फोटोग्राफ देख लीजिए, आप एक एक करके सबको देख लेते हैं। पंडित अजय चक्रवर्ती ये शास्त्रीय गायक हैं, संगीतकार हैं, तो संगीत के क्षेत्र में उन बेहतर काम की वजह से उनको अवार्ड मिला है। दूसरा, विश्व भारती जो शांति निकेतन है, तो वहाँ जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दिया जाता है, रिसर्च कराया जाता है, तो उस काम की वजह से उसको अवार्ड दिया गया है। इसरो के चंद्रयान जो मिशन है उसके लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि चंद्रयान जो 3 है उसने शानदार उपलब्धि हासिल की, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर लैंड करके और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देगी। चौथा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, तो इसको जो जहाज निर्माण है, इंजीनियरिंग है, डिफेंस के क्षेत्र में जो बेहतरीन काम किया उसके लिए ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड जो है इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। चलें अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अक्टूबर को। देखिए हिम तेंदुआ जो हैं वो 12 देशों में पाए जाते हैं, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। हिम तेंदुए जो ना ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं। 18,000 फीट जो समुद्र तल से ऊंचाई है वहाँ पर रहते हैं
और जो ठंडी जगह है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात है, भारत में भी ये पाए जाते हैं हिम तेंदुआ। और लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इन दोनों जगहों का, एक तो केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा राज्य, तो उनका ये राजकीय पशु है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तिल दिवस यानी मोल डे कब मनाया जाता है? आंसर का 23 अक्टूबर को। ठीक है, तो मोल जो है वो पदार्थ का एक ऐसा ही मात्रक है, और ख़ास तौर पर हम रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में इसका प्रयोग करते हैं, और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का बेस यूनिट है। ठीक है, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वो मात्रा है जिसमें उतने ही कण उसमें उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 24 अक्टूबर को। तो पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस, पोलियो दिवस जो है ना, जोनास साल्क उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। क्या नाम था उनका? जोनास साल्क। तो इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। 1955 में उन्होंने पोलियो का जो वैक्सीन है वो दुनिया के सामने में रखा था। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात। और इस वीडियो के आखिरी में हम लोग बात कर लेते हैं, पैरा जो एशियाई खेल शुरू हुआ है चाइना में, हांगझाऊ में, तो वहाँ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त तक भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, 6 रजत, 2 कांस्य, टोटल 13 मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने, जो पैरा खिलाड़ी हैं, जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उन सब ने ये मेडल जीते हैं। इसके बारे में एक एक का आपको मैं कल बताऊंगा, कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। ओके, तो दोस्तों ये था आज का शानदार करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेगा। ओके, शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों। हम मिलते हैं कल, बाय।